चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। किस राज्य सरकार ने बलौदा जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया, है ना भाई। अगर हम देखें कौन से को, बलौदा जिले को, ये बलौदा जिला कहां का है, जहां पर पिछले 2 साल से कोई बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है, कोई बाल विवाह का मामला सामने ही नहीं आया। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, कौन बच्चा बताएगा इसमें से। अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे, वो है छत्तीसगढ़ का। समझ गए भाई, छत्तीसगढ़ का। उसमें लगभग 434 ग्राम पंचायत है। कितनी पंचायत है, इन सारी ही पंचायतों को सर्टिफिकेट दिया गया। ओके भाई, सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई इनसे कोई बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया। 434 ग्राम पंचायतों से छत्तीसगढ़ के अंदर, जो सिर्फ बलौदा जिले में है उससे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ कब बना हुआ है, जरा बताना। छत्तीसगढ़ बना है साल 2000 में। किससे अलग होकर, एमपी से अलग होकर। कैसा है, एक जनजातीय राज्य है ना भाई, एक ट्राइबल राज्य है, ट्राइबल। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, जनजातीय राज्य है। और अगर आप देखोगे जंगली भैंसा क्या है यहाँ का, ये राजकीय पशु हो जाएगा जंगली भैंसा। और पहाड़ी मैना क्या है, यहाँ की पक्षी हो जाएगी, पहाड़ी मैना पक्षी हो जाएगी। 90 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। जैसे हरियाणा में आपको 90 विधानसभा की सीट मिलती है ना, ऐसे यहां पर भी मिलती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। सीआईएसएफ के नए डीजी कौन बन गए हैं, जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं, सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं। कब हुई है सीआईएसएफ की स्थापना, 1969 में इसकी स्थापना हुई है सीआईएसएफ की, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम देखें ये राकेश कुमार है, अजय वर्मा है, या फिर आप लगाओगे रश्मि कुमारी है, या फिर प्रवीण रंजन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण रंजन इज द राइट आंसर। और ये कब आए हैं, ये आए हैं 30 सितंबर को ही 2025 में आए हैं। ओके भाई, सीआईएसएफ के नए डीजी बने हैं, सीआईएसएफ के नए डीजी बने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 या 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा सीमाएं हैं। देखो भाई, त्रिपुरा तो सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है भैया, एक ही देश से है, एक ही देश से है त्रिपुरा की, तो है ना भाई। मणिपुर को अगर आप देखोगे तो इसकी किससे मिलेगी, सिर्फ एक से मिलेगी, म्यांमार से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, म्यांमार से। और अगर हम देखें मिजोरम की 2 से लगती है, एक है म्यांमार और एक हो जाएगा बांग्लादेश, इन दोनों से लगेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम इज द राइट आंसर। कैसे हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम ऐसे हो जाएगा कि सिक्किम नेपाल के भी साथ लगता है और भूटान के भी साथ लगता है और चाइना के साथ भी लगता है। ये है यहां पर सिक्किम, क्लियर हो जाएगा। और सिक्किम को अगर आप देखोगे 36वां संविधान संशोधन 1975 से भारत का हिस्सा बनाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, भारत का हिस्सा बनाया गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं संविधान का आर्टिकल 74 किस चीज का वर्णन करता है, जरा बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 74, है ना। अगर हम देखें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, या फिर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 के बारे में जरा बताइए, है ना भाई। आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है ना। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 74 में है, राइट बात है जी। और अगर आप देखोगे आर्टिकल 75 के थ्रू राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता, मतलब इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। ओके, क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के थ्रू प्रेसिडेंट करता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पीएम मोदी ने आरएसएस की शताब्दी समारोह में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया, जरा बताओ। ये कौन सा, महात्मा गांधी जी का, ताजमहल का, भारत माता का, या फिर आप लगाओगे लाल किला का। देखो अगर आपको याद हो 1925 में क्या बनी थी, आरएसएस। ठीक है भाई, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी किसने, केशव बलराम हेडगेवार ने। ओके भाई, ध्यान रखोगे, केशव बलराम हेडगेवार, इन्होंने करी थी, हेडगेवार ने, राइट बात है, केशव बलराम हेडगेवार ने करी। ओके, अब इसके 100 साल हो गए पूरे, कब हो गए, 2025 में हो गए, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या जारी किया गया भाई, है ना,
वो किया गया है भारत माता का, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। भारत माता को अंकित किया गया है सिक्के के ऊपर, है ना भाई, किसके ऊपर, सिक्के के ऊपर, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और ये किसने जारी किया, अगर आप देखोगे ये मोदी जी ने सबके सामने, ध्यान रखोगे, इसको प्रकाशित किया है, क्लियर हो जाएगा। और ये आरबीआई ने जारी किया, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तर भारत में प्रमुख है ना भाई, जरा बताओ। अगर हम देखें कथक है, कथकली है, सतरिया है, फिर कुचिपुड़ी है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य शैली, है ना। शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में जरा बताओ, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। कहां पर, उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य कौन सी चलती है, जरा सोचो, है ना। ऑब्वियसली कथक चलती है ना भाई, कथक यूपी के अंदर। और कुचिपुड़ी कहां की हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, है ना भाई, वो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। सतरिया कहां का हो जाएगा, ये असम का हो जाएगा। और कथकली कहां का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भाई इसमें से म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किसके साथ लगती है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर आप लगाओगे अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा, बहुत अच्छा लिख रहे हो, यश, शाबाश भाई। अगर हम देखें इसमें से ये कौन सा हो जाएगा, देखो हमारा यहां पर पड़ोसी देश है म्यांमार, राइट बात है। और म्यांमार हमारे पूर्व में पड़ता है, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश लगता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड भी लगता है, उसके साथ साथ आपको यहां पर मणिपुर, उसके साथ साथ मिजोरम, ये 4 राज्य लगते हैं। अब जरा देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो ऑप्शन में है, अब कौन सा लगाएंगे, हम ऑप्शन में लगाएंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश भी साथ साथ में। ओके, तो ये हो गए। और हमारी 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, कितनी, 1643 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा रेखा लगती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अरुणाचल प्रदेश 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना, आगे जाके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। और यहां पर 60 विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह बंदरगाह है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट बंदरगाह, ठीक है भाई, कौन सा, सैटेलाइट बंदरगाह। अब सैटेलाइट बंदरगाह क्या होते हैं, मतलब कि किसी बड़े बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाए गए बंदरगाह, ठीक है। अब जरा बताओ, है ना भाई, बड़े बंदरगाह का भार कम करने के लिए, बंदरगाह का भार, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भार कम करने के लिए बनाए गए। तो जरा बताओ कौन से बनाए गए भाई, या विकसित किए गए, है ना, जरा बताओ, शाबाश। कौन है जो सी लगा रहा है, संदीप का आंसर ठीक है। ओके, नहावा शेवा और हल्दिया लगाओगे, समझ गए, नहावा शेवा और हल्दिया कैसे, देखो अगर आप देखोगे यहां पर, जैसे मान के चलो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह भी हमारा सबसे बड़ा भी है। उसका भार कम करने के लिए नहावा शेवा, इन 2 गांवों को डेवलप करके, है ना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया था। राइट बात है, सही बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हल्दिया बंदरगाह, ये वेस्ट बंगाल में मिलता है। कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया था। तो ये कैसे हमारे यहां 2 सैटेलाइट बंदरगाह हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हमारे यहां पर 13 तो बड़े बंदरगाह हैं, यानी कि प्रमुख मेजर पोर्ट आपको कितने मिलेंगे, 13, और आपको 200 मिलेंगे छोटे बंदरगाह, छोटे। और पश्चिम की ओर सारे बिल्कुल नेचुरल मिलते हैं, है ना, यानी कि प्रकृति की देन है, क्योंकि इधर की कोस्ट लाइन कटी फटी है, इस वजह से नेचुरल बंदरगाह है। इधर सिर्फ विशाखापट्टनम ही नेचुरल है इनकी तरह, बाकी सब उधर कृत्रिम मिलेंगे, मानव के द्वारा बनाए गए मिलेंगे पूर्वी तट पर आपको। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जरा बताओ, भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हो, है ना भाई, जरा बताओ क्या हो जाएगा, बांदा है, वाराणसी है, मथुरा है, या फिर आप लगाओगे बस्ती है, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश। अगर हम देखें वो कौन सा है ना भाई, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, तो क्या हम वाराणसी को लगा सकते हैं, जिसको हम बनारस बोलते हैं, जिसको हम काशी बोलते हैं, काशी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, जिसमें से एक काशी में भी है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बनारस कौन सी नदी के संगम, मतलब कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के लेफ्ट पर बसा हुआ है, गंगा नदी के लेफ्ट पर बसा है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको हम काशी भी बोलते हैं, है ना भाई, इसको हम काशी भी कहते हैं।
ये भी आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश के किस दिशा में है ये? उत्तर प्रदेश के आपको किस दिशा में देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के मिलेगा आपको दक्षिण पूर्व में। समझ गए भाई, किधर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में दक्षिण पूर्व में, यानी कि साउथ ईस्ट में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ठीक है, अगर हम देखें जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रिया। कोशिश करो कि कम से कम गलती हो, गलत को बिल्कुल देखना ही नहीं है, समझ गए? गलत पे नहीं जाना है, कोशिश इतनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है अगर एक ही बार में सिलेक्शन लेके निकलना है तो। ठीक है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां है ना, अगर हम देखें ईयू बना है 1993 में, और इसमें आते हैं 27 देश। कितने देश आते हैं इसमें? 27 देश आते हैं, है ना। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा? पक्की बात है सी, है ना, बेल्जियम के अंदर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर है, ब्रुसेल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बेल्जियम कहां का देश है? यूरोप का देश है ना भाई, यूरोप का देश है ये, समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, अच्छा खासा अमीर देश है ये, समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी देश की, ठीक है भाई, जरा बताओ। बेनजीर भुट्टो है, इंदिरा गांधी है, मार्गरेट थैचर है, या फिर आप लगाओगे श्री, है ना भाई, श्री मावो भंडार नायके है। अच्छा, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने वाली, जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें से श्री मावो भंडार नायके। कहां की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। श्रीलंका की कब बनी थी? 1960 में बनी थी, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना भाई। अगर एक बात आपसे पूछी जाए कि हमें तो ये बताओ अभी कौन है श्रीलंका की, अभी श्रीलंका की हो जाएंगी हरिनी अमर सूर्या, ठीक है भाई, हरिनी अमर सूर्या हो जाएंगी। और यहां के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? यहां के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, है ना, अनुरा कुमारा दिसानायके, अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दिसानायके हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह वर्ष जारी किया है, ठीक है भाई। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो यूपीएससी क्या है, अगर आप देखो यूपीएससी का जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, और अभी जो ये 1 अक्टूबर 2025 को इसका नया शताब्दी वर्ष शुरू हो गया है, यानी कि 100वां साल शुरू हो गया है, 100वां साल शुरू हो गया है। पूरे हो जाएंगे कब जाके? 1 अक्टूबर 2026 को, 1 अक्टूबर 2026 को पूरे 100 साल हो जाएंगे इसे। लेकिन शताब्दी वर्ष तो शुरू हो गया है ना, तो अब जब शताब्दी वर्ष शुरू हो गया है तो कौन सी माला? जरा बताओ। पीपल की नहीं है भाई, कौन है? पीपल नहीं है, बरगद इज द राइट आंसर। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया, इसमें किसके पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? बरगद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ओके भाई, अच्छा यूपीएससी ये बना है, ठीक है। अब अगर हम देखें यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भाई? अजय कुमार हो जाते हैं, अजय कुमार हो जाते हैं। कब आए हैं भाई ये? अगर आप देखोगे ये 2025 में ही आए हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, मई में आए हैं, मई 2025 में। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर हो जाएगा, प्रेसिडेंट करते हैं। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक आपको कौन लगते हैं? क्या ये तरुण विजय लगते हैं, या फिर सुमित्रा महाजन लगती है, या फिर आप लगाओगे केसी पंत है, या फिर आप लगाओगे इसमें से एसएम खान है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे 2002 से 2007 के बीच में प्रेसिडेंट रहे थे। 2002 में इन्होंने लक्ष्मी सहगल को हराया था, लक्ष्मी सहगल को प्रेसिडेंट के चुनाव में, और खुद क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट 2002 में 2007 तक के लिए। राइट बात है भाई। अब जरा बताइए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इसके लेखक कौन है इस बुक के? तो वो हो जाते हैं एस एम खान इज द राइट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद कौन सी लिखी हुई है? विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है। कौन सी हो जाएगी? विंग्स ऑफ फायर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। इंडिया 2020 भी इन्होंने ही लिखी है, इंडिया 2020 भी इन्होंने ही लिखी है। इनको हम क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम इनको बोलते हैं। पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे हमारे, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। आप बोलोगे सर ये क्या होता है गैर राजनीतिक?
मतलब इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। समझ गए? आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ओके, 2011 के हिसाब से देखो, जब भी क्वेश्चन निम्नलिखित बोले ना तो हमें यह ध्यान देना है कि जो दिए हुए हैं उनमें से पूछ रहा है ये, बस है ना। बस जो 4 ऑप्शन है सबका नहीं पूछा उसने कि टोटल बताओ हमें हमारे देश का, नहीं, उसके हिसाब से हमें डिफेंड करना है। 2011 के हिसाब से अगर आप देखोगे केरल का सबसे अच्छा लिंगानुपात है, 1084 है। 1000 ध्यान रखोगे पुरुषों पर इतनी महिलाएं मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, और तमिलनाडु आपको कितने पर मिलेगा? 996 पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा? आंध्र प्रदेश 993 पर देखने को मिलेगा। हमेशा इन टॉप 3 स्टेट को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं बनेगी फिर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है, यहां पे हमें दे रखा है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऊपर है लिंगानुपात में? पुदुचेरी ऊपर है। पुदुचेरी आपको कहां मिलेगा? 1037 पर मिलेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करने लगे, हमारा देश कहां पर मिलेगा लिंगानुपात में? 943 पर आपको मिलेगा। ये हमारे देश का है 2011 के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित है? जरा बताओ कौन है ना भाई? नैरोबी वार्ता, ये नैरोबी वार्ता का मतलब क्या है भाई? नैरोबी वार्ता का मतलब क्या हुआ? जरा बताओ। नैरोबी वार्ता क्या ये संयुक्त राष्ट्र है, विश्व व्यापार संगठन है, आर्थिक मंच है, विश्व बैंक है? इसका मतलब क्या हुआ, है ना भाई? शाबाश, कर सकते हैं। नैरोबी वार्ता 15 से 19 दिसंबर 2015 में हुई थी, ठीक है भाई। 15 से 19 दिसंबर 2015 में हुई थी, राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2015 में कहां पर हुई थी? केनिया की राजधानी नैरोबी में हुई थी। ये मीटिंग हुई थी, मीटिंग, ठीक है भाई। केनिया कहां पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर केनिया देश मिलेगा। तो यहां पर केनिया की राजधानी नैरोबी में किसकी मीटिंग हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की, WTO की, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा WTO इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। WTO की मीटिंग हुई थी यहां पर, ठीक है। अच्छा, WTO कब बना है? WTO बना है 1 जनवरी को 1995 में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जिस प्रकार चर्च का संबंध ईसाइयों से है, उसी प्रकार सिनेगॉग का संबंध किससे है? जरा बताओ। यहूदी है, मुस्लिम है, जैनी है, पारसी है? अगर हम देखें जिस प्रकार भाई चर्च का संबंध है ना, चर्च का संबंध आप देखते हो किससे? ईसाइयों से, है ना। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? चर्च का संबंध ईसाइयों से है, मस्जिद का संबंध है मुस्लिम से, मंदिर का संबंध है हिंदू से। अब जरा बताओ, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर किससे हो जाएगा? सर यहूदियों से हो जाएगा, सिनेगॉग का, ठीक है भाई। सिनेगॉग किससे हो जाएंगे? यहूदी, शाबाश। एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? एकमात्र जो यहूदी देश है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल, ठीक है भाई। कौन सा आपको देखने को मिलेगा? इजराइल देखने को मिलेगा, और ये वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं धरांग मेला जो 2 दिवसीय उत्सव है, जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। ओके, अब जरा बताओ, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर हरियाणा में? ठीक है, फरवरी मार्च में लगता है, हर साल लगता है, ठीक है भाई। फरवरी मार्च में ये लगता है, ओके भाई, हर साल लगता है, और सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन का है। किसके सम्मान में है? ध्यान रखोगे, मैकरन दादा के, ठीक है भाई। कौन से हो जाते हैं? संत मैकरन दादा हो जाते हैं, इनके सम्मान में लगता है। और ये कहां लगता है? गुजरात के अंदर लगता है, पंजाब नहीं है, ठीक है भाई। गुजरात के भुज में लगता है, गुजरात के भुज में, ठीक है भाई, गुजरात के भुज में लगता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए रण उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये भी गुजरात में ही मनाया जाता है, और नवंबर के आखिर में शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है ये, ठीक है भाई। ये भी ध्यान रखोगे। कहां पर मनाया जाता है रण उत्सव? कुछ गुजरात के कच्छ के रण में मनाया जाता है, कच्छ के रण में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। डांग मेला कहां पर लगता है? डांग मेला, ये भी गुजरात का हो जाएगा, डांग मेला, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर उत्तरायण किसको बोलते हैं? उत्तरायण मकर संक्रांति को बोलते हैं, मकर संक्रांति को बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। पतंग महोत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय पर अहमदाबाद के अंदर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने देश का अटॉर्नी जनरल पुनः किसे नियुक्त कर दिया? जरा बताओ क्या लगाओगे? फिर से नियुक्त कर दिया।
किसको? वेंकट रमणी को, वेणुगोपाल को, कपिल सिब्बल या फिर रविशंकर प्रसाद हो जाते हैं। देखो ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल है ना, ये किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 76 में। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ओके, कोई कार्यकाल होता है इनका? नहीं, कोई कार्यकाल नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, समझ गए भाई, तब तक ये गद्दी पे बैठेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे आर्टिकल 88 के जरिए ये लोकसभा की चर्चा में हिस्सा ले लेता है, राज्यसभा की चर्चा में हिस्सा ले लेता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता वहां। ठीक है भाई, और अब कौन है? फिर से हो गए हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय इनमें कितने देश सदस्य शामिल थे? जरा बताओ, क्या लगाओगे? जिस समय यूनाइटेड नेशन बना है उस समय उसके सदस्य देश कितने थे? जरा बताओ, क्या लगाओगे? है ना भाई, अगर हम देखें 1945 में 24 अक्टूबर को क्या बना है? यूनाइटेड नेशन बना है, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। ठीक है भाई, ओके। अब उस समय पर कितने थे? शाबाश, कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छे, है ना, पक्की बात है। 51 इज द राइट आंसर। यस, उस समय 51 थे। एक भारत भी उसमें से था, भारत भी था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत आज भी सदस्य है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। यूनाइटेड नेशन की पहली बैठक लंदन में हुई थी, लंदन में पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक लंदन में। और कब हुई थी? जनवरी 1946 में हुई थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपको कहां पर लगता है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? है ना, अगर हम देखें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। अच्छा, दुनिया में मेट्रो पहली बार कहां चली थी? मेट्रो जो चली है ध्यान रखोगे 1863 में लंदन में चली है ना भाई, लंदन में। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चाइना के अंदर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यूएसए में मिलेगा, फिर थर्ड नंबर पे आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पहले 1984 में कोलकाता में चली थी मेट्रो, उसके बाद दिल्ली में 2002 में चली है। ओके भाई, दिल्ली में आपको 2002 में मिल जाएगी 30 हजारी से शाहदरा के बीच में, याद रख सकते हो। कहां से? 30 हजारी से लेकर शाहदरा के बीच में चली थी। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, इतना हो गया। अब मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? ये कोलकाता के अंदर है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पहली बार चली है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रसिद्ध गांधीवादी जीजी पारीक का निधन 101 वर्ष की उम्र में 2 अक्टूबर 2025 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? जरा बताओ, क्या लगाओगे? अगर हम देखें, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, या फिर श्रमिक आंदोलनों के नेता थे, या फिर ये सभी थे? जरा बताइए। इनका जो जन्म है 1924 में हुआ था, ठीक है, और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें ये शामिल हुए थे। समझ गए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको गांधी जी लीड कर रहे थे उसको ये शामिल हुए थे। अंग्रेजों ने 9 महीने इनको जेल में भी रखा था, इन्होंने 9 महीने जेल भी काटी थी। कहां के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। ओके, और अगर हम देखिए ये सभी थे तो ऑल लगाएंगे हम, ऑल इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ऑल वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पर आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? जरा बताओ। देखो, राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी जो नींव रखी है वो दंती दुर्ग ने रखी है, दंती दुर्ग ने इसकी नींव रखी थी इस वंश की। और कन्नड़ इनकी भाषा हुआ करती थी जो आज कर्नाटक की भाषा है। ठीक है, और मान्यखेत इनकी राजधानी थी, है ना भाई, मान्यखेत इनकी क्या थी? राजधानी थी। ओके, इनका अच्छा बड़ा शासन चलता था। अब जो बात आती है चोल, चोल आपको तमिलनाडु वाले इलाके में देखने को मिल जाएंगे, वहां पर इनका शासन चलता था, चोल। ठीक है भाई, विजयालय ने इसकी नींव रखी थी, विजयालय ने क्या रखी थी इसकी? ध्यान रखोगे, विजयालय ने इसकी नींव रखी और राजधानी बनाया था तंजौर को। तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, आज भी कावेरी नदी के किनारे। अब क्या हुआ कि चोलों का एक राजा था परातांक फर्स्ट, क्या नाम था? परातांक फर्स्ट। और एक इनका राजा था कृष्ण थर्ड। इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, और वो युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, 949 ईस्वी में हुआ, जिसको हम बोलते हैं तकोल्लम का युद्ध। क्या बोलते हैं? तकोल्लम का युद्ध। और इसमें हार हो गई थी किसकी? परातांक फर्स्ट की, और जीत कौन गया? कृष्ण थर्ड, यानी कि कृष्ण थर्ड ने इनको हरा दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा। जैसे परातांक फर्स्ट को हराया ना, लगभग 50-60 साल के लिए चोल उठ नहीं पाए थे। फिर चोलों को वापस जो लेकर आया था पटरी पे वो राज राजा लेकर आया था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें इसमें से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, भाई कौन सा राज्य है जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहां पर है, मेघालय में है। ओके भाई, मेघालय में है। तो चलो वहां तो होती है दुनिया में की सबसे ज्यादा वर्षा, भारत की तो होती है ही है, लेकिन जो कम होती है वो हमें देखनी है। इनमें से कौन सा लगेगा। देखो हमारे यहां पर राजस्थान में कम वर्षा होती है ना भाई, और लद्दाख में भी कम वर्षा होती है। हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है। ऑप्शन में गुजरात में कम होती है, ठीक है भाई, ऑप्शन में गुजरात में कम लगानी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास अस्पर्श से लिखा था, जरा बताओ किसने लिखा है। क्या आर के नारायण ने लिखा, मुल्कराज आनंद ने लिखा, या फिर आप लगाओगे इसमें से हरिवंश राय बच्चन है, या फिर कौन हो जाते हैं, है ना भाई, जरा बताओ। अगर हम देखें अस्पर्श है ये किसने लिखा है, उपन्यास, है ना भाई, क्या हो जाएगा। पक्की बात है हम यहां पर मुल्कराज आनंद लगा सकते हैं भाई, है ना भाई, मुल्कराज आनंद वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस शहर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है, जरा बताओ किसके रूप में, पूर्व के रोम, है ना भाई, पूर्व का रोम। देखो वैसे तो रोम कहां पर पड़ता है भाई, इटली में है, इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है ना रोम। तो अगर हम देखेंगे इटली वालों से हम किधर पढ़ते हैं, पूर्व में पढ़ते हैं, तो वो हमारे यहां का रोम किसको बोल देते हैं, है ना, नागपुर नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, मंगलौर को बोलते हैं। और मंगलौर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटका का, यहां पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है मंगलौर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो अगर आप देखोगे एम एस स्वामीनाथन जी का जन्म 1925 में हुआ था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे उनका निधन 2023 में हुआ था 28 सितंबर को, ठीक है भाई, 28 सितंबर को। तो उनके जन्म के इस वर्ष 2025 में कितने हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं उनके जन्म के, ठीक है। तो उस पर ही ये जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है 2025 से किसको सम्मानित किया गया, ये किया गया सहज समृद्ध और वीरप्पन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक इसको। और एम एस स्वामीनाथन जी भारत में क्या है, हरित क्रांति का जनक। एम एस स्वामीनाथन जी जो है ये क्या हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है इनको, हरित क्रांति का फादर बोला जाता है इनको, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है ना, खिलाड़ी को मिलता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 1961 में शुरू हुआ था, और अगर आप देखोगे इसमें कितनी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। अब जरा बताइए 1961 में कितने लोगों को मिला था, कौन बच्चा लगाएगा, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, 22 नहीं होगा 20 होगा, ठीक है भाई, है ना भाई, 20 इज द राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। किस क्रिकेटर को पहली बार मिला था, जरा बताओ, सलीम दुर्रानी को, ठीक है भाई, किसको मिला था, सलीम दुर्रानी को मिला था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है, अच्छा कौन सा एक आपको संवैधानिक पद नहीं लगता, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें हमारा एक संवैधानिक पद नहीं है ना भाई, जरा बताइए, संवैधानिक पद नहीं है तो ये कौन सा नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर आप लगाओगे आरबीआई के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एक राज्य का राज्यपाल, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से कौन सा नहीं है, आरबीआई वाला, ठीक है भाई, आरबीआई का गवर्नर जो है ये संवैधानिक पद नहीं है, इसको हटा दोगे। 26वें आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, वो संजय मल्होत्रा बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं, और कब बने हैं, दिसंबर 2024 में, अगले 3 साल तक के लिए, ठीक है भाई। और 25 में जो रहे थे आरबीआई के गवर्नर वो 3-3 साल के 2 टर्म के लिए रहे थे, 2018 से 2024 के लिए, और वो कौन रहे, शक्तिकांत दास रहे, शक्तिकांत दास, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, ओके। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं, ये देखो पहले, ये मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर अगर आप याद करोगे 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, राइट बात है भाई, और कहां पर हुआ था, पोरबंदर के अंदर हुआ था। पोरबंदर कहां पर हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा, है ना, गुजरात का हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने कब से इसको मनाने के लिए बोला था, 2007 से, ठीक है भाई, 2007 से इसको मनाने के लिए बोला था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अच्छा एक बात बताओ,
महात्मा गांधी जी है ना 1888 में कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। क्यों? बैरिस्टर बनने के लिए। बैरिस्टर की पढ़ाई 1891 में पूरी हुई। उसके बाद 1893 में कहां चले गए? साउथ अफ्रीका, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ओके, और जब वो वहां पहुंचे तो 1893 में ही उनको ट्रेन से बाहर भी फेंक दिया गया था, है ना। एसी कोच में बैठे हुए थे टिकट लेकर, लेकिन गोरों ने उनको बाहर फेंक दिया। समझ गए भाई? कौन से स्टेशन पर? पीटर्सबर्ग, याद रखोगे। कौन से? ध्यान रखोगे, पीटर्सबर्ग वाले पर, है ना, उस स्टेशन पर बाहर फेंक दिया था उनको। फिर उसके बाद 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी वहां पर, है ना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी और वहां पर रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें ये जीते। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखना, इन्होंने वहां पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी कहां पर? डरबन के अंदर। डरबन के अंदर, डरबन में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वहां इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी करी थी। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कहां पर करी है उन्होंने? वो करी है जोहेंसबर्ग के अंदर। और ये जो जोहेंसबर्ग शहर है, ये साउथ अफ्रीका का बड़ा शहर है सबसे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। जो भी नेक्स्ट पर ये कहता है, इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी जी ने कितनी मांगे मांगी थी, और जिनमें से कुछ पर सहमति बन पाई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा। जरा बताओ क्या लगाओगे? 10 है, 13 है, 11 है, 12 है, या फिर कितनी है? ये कितनी मांग थी उसमें से, है ना। देखो क्या है कि भाई ये बात है कब की? ये है जनवरी की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये बात है 31 जनवरी 1930 की। 31 जनवरी 1930 की ये बातें हैं। गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा था कि भाई, और अपनी 11 मांगे मानी थी, लेकिन इरविन इन पर सहमति नहीं जताई थी। बाद में आगे जाकर जब गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब इरविन थोड़ा झुका और उसने 17 फरवरी 1931 से समझौता शुरू किया और 5 मार्च 1931 तक समझौता कंप्लीट हो गया। तो ये समझौता 5 मार्च 1931 को माना जाता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको दो महात्माओं का मिलन बोला जाता है, जो सरोजिनी नायडू जी ने बोला था, दो महात्माओं का मिलन। बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें, घनत्व नहीं, बस जनसंख्या पूछा है। बोलता है कोल्लम, थाने, या फिर आप लगाओगे इसमें से अजमेर है, या फिर आप लगाओगे पुणे है। देखो 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा ठाणे में आपको जनसंख्या मिलती है। 1,10,00,000 प्लस आबादी है वहां पर। और ये किसका है? महाराष्ट्र का आपको जिला मिलेगा, मुंबई के पास आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। शाबाश भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? जरा बताओ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम किसको बोलते हैं? है ना भाई, दक्षिण भारत का। असल में मैनचेस्टर कहां है? इंग्लैंड में है। क्यों जाना जाता है? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है वो, है ना। तो उसी की कॉपी सबको बताया जाता है। और अगर आप देखोगे दक्षिण भारत का कौन सा हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा, जो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अच्छा, उत्तर भारत का किसको बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। और पूरे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है किसको? अहमदाबाद को। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है अहमदाबाद को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अहमदाबाद को। ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश। आज नेक्स्ट पर बोलता है किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखिए, चावल है, जूट है, मक्का है, या फिर कपास है। अच्छा देखो भाई, वो कह रहा है किस फसल को ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, ठीक है, और ज्यादा तापमान भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये तुम्हें सारी ही फसल कौन सी लग रही है? सारी ही खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसलें में अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर। मक्का है ना, मक्का। मक्का है तो खरीफ की, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बस क्या है कि भाई, एक जो वो सिंगल पेड़ होता है ना उस पे एक दो भुट्टे लगते हैं। अब अगर नील गाय आ गई तो कड़ाकर पूरी तोड़ती हुई चली जाती है, इसलिए लोग बाग थोड़े कम उगाते हैं इसको, और तारबंदी करनी पड़ती है खेतों के चारों तरफ। मक्का अमेरिका मूल का पौधा है। पुर्तगाली हमारे देश में लेकर आए थे। मक्का की सबसे बड़ी मंडी भी अमेरिका में ही है, सेंट लुइस में। समझ गए? कहां पर? सेंट लुइस में। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौट गए? ये कौन सा है? 30, 25, 20 या फिर 15? जरा बताओ कितने दिन है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। कौन लगा रहा है? 15, 20 दिन होंगे। 20। ठीक है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। 25 जून को तो ये यहां से गए थे,
26 को पहुंच गए थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे 26 जून 2025 को पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ही इनको टोटल 20 दिन में आ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये किस मिशन के जरिए गए हैं? ये गए हैं ऑक्सियोम 4 के जरिए। ऑक्सियोम 4 मिशन के जरिए गए थे अंतरिक्ष में। इसमें टोटल कितने लोग थे? 4 लोग थे इसमें। कितना था, किसका था ये यूएसए की जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसका था ये मिशन। ये बात ध्यान रखोगे, नासा का, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, कौन से रॉकेट से गए थे? फॉल्कन 9 से गए थे। फॉल्कन 9 रॉकेट से ये गए थे। कहां से इन्होंने उड़ान भरी थी? यूएसए के फ्लोरिडा में जब आप जाओगे, ठीक है भाई, फ्लोरिडा में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैनेडी स्पेस सेंटर मिलेगा। कैनेडी स्पेस सेंटर मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखोगे। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कौन सी है? समवर्ती सूची के बारे में जरा बताओ। समवर्ती सूची, ठीक है भाई, देखो आप जब 7वीं अनुसूची को देखते हो तो उसमें एक संघ सूची मिलती है, एक राज्य सूची मिलती है, एक समवर्ती सूची मिलती है। तो जो संघ सूची में विषय आते हैं उन पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। जो राज्य सूची में विषय आते हैं उन पर राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, जो भी विषय समवर्ती सूची में आते हैं उन पर। ठीक है भाई, तो ये हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। काम खत्म। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। जरा बताओ, ठीक है भाई, कौन से आर्टिकल से? 356, 349, 360, 352। जरा बताइए। 1959 में देखो, आपको यह ध्यान देना चाहिए कि 1956 में केरल का गठन हुआ था। केरल राज्य का क्या हुआ था? गठन। और वहां पर चल रही थी सोशलिस्टों की सरकार। समझ गए? किसकी चल रही थी? सोशलिस्टों की सरकार चल रही थी। केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रही थी कि यार एक हमारे देश के कोने में सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऐसे कैसे राज कर रही है। समझ गए? तो सरकार को, केंद्र को लगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार गिराई जाए। तो 356 का यूज किया केंद्र सरकार ने, और वहां पर क्या लगाया गया? ध्यान रखोगे, वहां पर लगाया गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल शासन। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। राज्यपाल शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा था हमारे यहां, और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है? मणिपुर में। कितनी बार लग चुका? 11 बार। अभी भी लगा हुआ है मणिपुर में। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एलजी यानी कि उपराज्यपाल जुलाई 2025 में किसको नियुक्त किया है? एलजी के बारे में जरा बताइए। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलजी। बोलता है कविंद्र गुप्ता हो जाएगा, या फिर असीम कुमार घोष हो जाएगा, या फिर गजपति राजू हो जाएगा, या फिर कुमार विश्वास। ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। वो कौन बने हैं भाई? वहां के बीडी मिश्रा थे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। बीडी मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वहां पर सिचुएशन खराब होने वाली थी, उनको पता लग गया था। आपको पता है अभी सिचुएशन वहां खराब हो गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कविंद्र गुप्ता आ गए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर ये। क्लियर? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताइए। जरा बताओ कौन है ना? अगर हम देखें, मैरी है, फ्रेड है, शिमोन है, या फिर ये सभी हैं। जरा बताओ, नोबेल प्राइज कब से मिलना शुरू हुआ? 1901 से शुरू हुए मिलने, है ना? क्लियर हो जाएगा। 1901 में किसके नाम पर ये मिलने शुरू हुए? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, है ना? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलने शुरू हुए। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया। याद रखोगे, किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। ओके, अब अगर हम देखें 1901 से सिर्फ किस क्षेत्र में मिल रहे थे, है ना? ध्यान रखोगे, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है भाई, चिकित्सा के में मिल रहे थे, रसायन के में मिल रहे थे, भौतिकी के में मिल रहे थे, है ना भाई, या फिर शांति के में मिल रहे थे, साहित्य के में मिल रहे थे। इन 5 क्षेत्रों में मिलने शुरू हुए थे 1901 से। अर्थशास्त्र का 1968 में जोड़ा गया था, इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है भाई, और फिर अर्थशास्त्र वाले में मिला था 1969 में पहली बार। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र वाला लेट आया है। 5 कैटेगरी पहले से थी, 1 कैटेगरी बाद में जोड़ी, टोटल 6 कैटेगरी है। हमारा राइट आंसर है इन ऑल को मिला है ये इस बार। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है देवमाली किसका सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है? ये किसका है देवमाली? जरा बताओ, है ना भाई? अगर हम देखें, ये पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, या फिर आप लगाओगे असम का है।
सबसे ऊंचा, भाई हमें पश्चिम बंगाल का तो लगता नहीं है, वहां का तो संदकफू है। कौन सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का? संदकफू। तो ये उड़ीसा का है फिर, है ना भाई, 1672 मीटर ऊंचा, है ना। उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा में पूर्वी घाट की भी ऊंची चोटी पड़ती है ना, क्लियर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। उष्ण कटिबंध चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जरा बताओ। क्या भूमध्य सागर, अरब सागर और हिंद महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। ये कौन सा है, बहुत आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, ये जो आप भूमध्य रेखा देख रहे हो ना 0 डिग्री ग्लोब पर, इसके 5 डिग्री ऊपर लो, 5 डिग्री नीचे लो क्षेत्र, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र है ना इसको उष्ण कटिबंध जोन बोला जाता है पृथ्वी पर। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरण क्या है, सीधी पड़ती हैं। यहां तापमान ज्यादा रहता है, और जब तापमान ज्यादा रहेगा प्रेशर लो रहेगा वहां पर, है ना भाई। ध्यान रखोगे, प्रेशर क्या रहेगा, लो। सीधी सी बात है, जहां तापमान ज्यादा, जहां प्रेशर लो, वहां बारिश ज्यादा होगी, चक्रवात ज्यादा उत्पन्न होंगे। अब ये इस ऑप्शन के हिसाब से देखो, बंगाल की खाड़ी भी बैठ जाएगा, अरब सागर भी बैठ जाएगा, हिंद महासागर भी बैठ जाएगा। अगर आप हमारा भारत देखोगे, इधर आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, नीचे हिंद महासागर मिल जाएगा। और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया। बटलर आयोग, सैडलर, या फिर हेनरी, या फिर हंटर आयोग है, जरा बताना भाई। ये जो घटना है ये कब की हो जाएगी, ये है अप्रैल की, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना। और ये कहां पर हुई थी, अमृतसर के अंदर हुई थी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अंदर है, वहां पर, है ना भाई। जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां बरसवाई, 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। लेकिन जो हंटर आयोग बना था उसमें बताया गया कि केवल 379 लोगों की डेथ हुई थी। इस हंटर आयोग में भारतीय भी शामिल थे। कौन कौन भारतीय थे, जैसे कि चिमनलाल शीतलवाड़, जैसे कि चिमनलाल शीतलवाड़ थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। सुल्तान अहमद थे, ध्यान रखना, कौन थे, सुल्तान अहमद, ये भी भारतीय थे। ओके भाई, ध्यान रखो, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। लेकिन इन तीनों की चली नहीं थी, कुछ खास अंग्रेजों की चली थी इसमें, है ना भाई, हंटर आयोग में। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। आज नेक्स्ट पर। गोवा का नया राज्यपाल जुलाई 2025 में किसको नियुक्त किया गया, जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गोवा की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। गोवा आपको पता है केवल 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है, भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया में, है ना भाई। भारत का सबसे छोटा राज्य, केवल 2 जिले हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य है, ये बात ध्यान रखोगे। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। अब वहां का राज्यपाल किसको बना दिया, जरा बताओ। वो बन गए हैं पूसापति अशोक गजपति राजू, इज द राइट आंसर। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, टीडीपी से करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी से करते हैं। अब देखो, तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन है केंद्र में, समझ गए, तो इस वजह से इनको बना दिया वहां पे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 के विजेता का नाम जरा बताइए, वो कौन है। अगर हम देखें, विक्टर एम्ब्रोज, है ना, जेफरी ई हिंटर है, या फिर आप लगाओगे गैरी रुवकुन है, या फिर आप लगाओगे जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट, और लगाओगे जॉन एम मार्टिन्स, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, क्लार्क, डोवरेट, मार्टिन्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्लार्क, है ना भाई, डोवरेट और मार्टिन्स, इनको किस में मिला है, भौतिकी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज राइट आंसर। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी, देखो इसने, है ना, धनानंद की हत्या करी थी। किसकी करी थी इसने, धनानंद की हत्या करी थी, जो कि नंद वंश का आखिरी शासक था, उसकी हत्या कर दी। आचार्य चाणक्य ने साथ दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, तभी धनानंद की हत्या की गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 0 से 322 वर्ष पहले, यानी कि 322 बीसी में क्या काम किया, कि उसने, ध्यान रखोगे, मौर्य वंश की स्थापना रखी, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है भाई, पाटलिपुत्र थी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। यानी कि ये पूछ रहा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जरा बताइए जिम्मेदार होता है, कौन सा तत्व होता है। क्या मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। वही है
है ना, वही है जो आपको स्ट्रीट लैंप में देखने को मिल जाता था पहले, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है भाई, जरा बताओ। और वही है जो पानी के साथ क्रिया करके विस्फोट करता है बहुत तगड़ा, कौन सा है जरा बताओ? मैग्नीशियम नहीं है भाई, ये कौन सा हो जाएगा? सोडियम, समझ गए? सोडियम हो जाएगा, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा। बोलता है शाहनामा के लेखक फिरदौसी के दरबार में कवि साहित्यकार थे, कौन से वाले थे जरा बताओ? क्या आप लगाओगे महमूद गजनबी के में थे, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद गौरी ऐबक इल्तुतमिश? देखो हम क्या है भाई, फिरदौसी की बात कर रहे हैं। फिरदौसी, फिरदौसी एक बहुत बड़ा क्या था भाई? कवि था, बहुत बड़ा कवि साहित्यकार था। और इसने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था, शाहनामा। किसके लिए लिखा था? गजनवी के लिए लिखा था, गजनवी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का शासक था ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, गजनवी ने ईरान को जीता था। किसको जीता? ईरान को। जब इसने ईरान को जीता था तो इसने फिरदौसी से कहा कि हमारे लिए एक बढ़िया सी किताब लिखिए आप। बोला लिख देंगे साहब, नो प्रॉब्लम। कि मैं तुम्हें एक एक शब्द के लिए 1 दीनार दूंगा। क्या दूंगा? ठीक है, ध्यान रखोगे? तुम्हारे एक शब्द के लिए 1 दीनार दूंगा, 1 दीनार। समझ गए भाई? वो खुश हो गया यार। कौन? ये फिरदौसी। बोला मैं तो अमीर हो जाऊंगा एक बार में। उसने लिखा, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा कि ऐसे ऐसे सुल्तान ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की, जीता, ये मारा वो मारा, बढ़िया लिखा उसने। अब जब लिख दिया तो लिखने के बाद जो गजनबी था वो अपनी जबान से पलट गया। गजनबी कहता है मैं तो 1 दिरहम ही दूंगा जी। ठीक है भाई, दिरहम। अब आप ऐसे मान लीजिए कि आपसे वादा किया है ना भाई, 1 रुपया देने का एक शब्द का, और आप दे रहे हो 1 पैसा। ये तो बहुत भैया घाटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत घाटा हुआ। किसको? फिरदौसी को। फिरदौसी को बहुत गुस्सा आया, मन किया काट डाले उसको, गजनबी को। लेकिन फिरदौसी ने गुस्से में शाहनामा के लास्ट में ऐसी लाइन जोड़ दी, मतलब बहुत बुरी बुरी गालियां दे दी उसको। समझ गए? ऐसी ऐसी लाइन लिख दी थी कि जहां भी इसके लोग जाते थे महमूद गजनबी के, उनको वही गालियां पड़ती थी। सब लोग उसी से चिढ़ाते थे, निकलना दूभर कर दिया था। तो इसके लोग जाके बोलते हैं गजनबी से कि साहब आपने तो क्या करवा दिया, हमारा तो घर से निकलना दूभर हो जा रहा है, क्या करें? तो बहुत बुरी बुरी लाइन लिखी है उसने तो शाहनामा में, उल्टा पड़ गया सारी बात। बोलता ठीक है, उसको गाड़ी में भर के दीनार पहुंचाई जाए, जो हमारा वादा था वो पहुंचाया जाए। तो उसके घर गाड़ी में भर के दीनार पहुंचाते हैं गजनबी के लोग। जब जाते हैं तो तब तक देखते हैं कि फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। उसकी एक बेटी थी, बेटा भी नहीं था। बेटी ने मना कर दिया था लेने से दीनार को, जाइए। तो इस प्रकार कवि का हमेशा राजा कर्जदार रहा। समझ गए? तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो गजनवी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव कितने फेज में कराने की घोषणा करी है? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। देखो भाई, बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है और 243 सीटों पर है। कितनी सीटों पर है? 243 सीटों पर। तो 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, 121 सीटों पर होगी। और फिर होगी 11 नवंबर को सेकंड फेज की 122 सीटों पर। और रिजल्ट कब आ जाएगा? 14 नवंबर को आ जाएगा रिजल्ट। तो हमारा राइट आंसर है। इससे पहले 1985 में, लगभग 40 साल पहले भी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 2 फेज में चुनाव हुए थे वहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? 2 फेज में चुनाव। तो 40 साल बाद वहां 2 फेज में चुनाव हो रहा है। ओके, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं लिखी गई थी? जरा बताइए क्या लगाओगे? अगर हम देखें द अनटचेबल से गुलामगिरी है, या फिर आप लगाओगे श्वेत काचा असूड है, या फिर आप लगाओगे ब्रह्मांड चे कसब है। ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं लिखी गई है, गुलामगिरी तो बहुत फेमस है ना, मराठी भाषा में लिखी गई है। द अनटचेबल्स इनकी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, द अनटचेबल्स को हटा दोगे आप, ए नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राग दीपक की बात कर रहे हैं भाई। राग दीपक किसका हो जाएगा? जरा बताओ। मियां की मल्हार राग किसका हो जाएगा? मियां की तौड़ी राग किसका हो जाएगा? मेघ मल्हार राग किसका हो जाएगा? तानसेन के हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तानसेन। कहां के रहने वाले थे? ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? वहीं के रहने वाले थे तानसेन। इनका रियल नाम था रामतनु पांडे। ग्वालियर के ही राजा विक्रमजीत ने इनको तानसेन की उपाधि दी थी। और फिर ये रीवा के राजा की सेवा में चले गए, फिर ये अकबर की सेवा में चले गए।
अकबर ने मियां की उपाधि दी और नवरत्न में शामिल किया इनको। बोलता है एथलेटिक्स में किस दौड़ प्रतियोगिता में बाधाओं हर्डल्स का उपयोग किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखिए 400 मीटर दौड़ है या फिर 500 मीटर दौड़ है या फिर 1500 मीटर दौड़ है या फिर 800 मीटर दौड़ है, ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। एथलेटिक्स में बाधाओं का उपयोग किया जाता है, जरा बताओ किस दौड़ में किया जाता है, किस दौड़ में, कौन सी दौड़ में? ठीक है भाई, आपको हर्डल्स देखने को मिलेंगी 400 मीटर दौड़ में मिल जाएंगी। ठीक है भाई, देखो पुरुषों के लिए कौन कौन सी हर्डल आपको देखने को मिलती है, वो मिल जाती है आपको 110 मीटर और 400 मीटर में आपको हर्डल्स देखने को मिल जाती हैं। महिलाओं के लिए कौन सी में आपको देखने को मिल जाएंगी? महिलाओं के लिए देखने को मिलती है 100 मीटर में और 400 मीटर में। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 400 तो ऑप्शन में है ही है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सहमति की आयु विधेयक 1891 में पारित किया गया था? जरा बताओ किसके प्रयासों से किया गया? ये बी.एम. मालाबारी हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, हरविलास शारदा हो जाएंगे, महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो ये क्या था 1891 का जो ये आप देख रहे हो सहमति की आयु विधेयक, ये क्या था? ये इनके प्रयासों से पारित किया था सरकार ने। ये बोला था कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए भाई साहब, तो 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी थी लड़कियों की शादी की उम्र। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। तो बी.एम. मालाबारी, है ना, ध्यान रखोगे, इनके प्रयासों से सरकार ने 1891 में ये विधेयक लेकर आई थी। ओके, क्लियर हो जाएगा। इस चीज का विरोध किसने किया था? जरा बताओ। बाल गंगाधर तिलक जी ने। समझ गए भाई, बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने बोला, समझ गए, उन्होंने बोला कि जैसे लड़कियों की शादी 10 पर हो रही है वैसे ही होती रहे। समझ गए, वो विरोध करते थे। क्यों? वो इसलिए विरोध करते थे कि उनको पुरानी प्रथाएं ही अच्छी लगती थी, और अगर उसमें अंग्रेज कुछ हस्तक्षेप करके प्रथाओं को तोड़ने का प्रयास करते थे तो उनको बुरा लगता था। ठीक है भाई, किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? बॉन, जिनेवा, दुबई या फिर पेरिस? जरा बताओ। अगर हम देखें इसमें से कौन सा है, अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना है 1 जनवरी में। ओके भाई, और जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, इसका हेडक्वार्टर वहां पर है। ओके, क्लियर हो जाएगा। किसकी जगह आया था ये? गेट की जगह आया था, गेट की। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक यातायात होता है? सबसे ज्यादा जो इधर से उधर जाया जाता है वो किस प्रकार की सड़कें? चलो देखते हैं। भारत में सड़कों के 6 प्रकार है जी। कौन कौन से प्रकार है? जैसे कि आपको नेशनल हाईवे मिल जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट हाईवे मिल जाएंगे, स्टेट हाईवे मिल जाएंगे, है ना, ग्रामीण सड़कें यानी कि विलेज रोड आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे, फिर आपको बॉर्डर रोड यानी कि सीमा सड़क मिल जाएंगी। तो 6 प्रकार की सड़क है भारत में। अब जरा बताओ, सबसे ज्यादा जो इधर उधर आया जाता है वो नेशनल हाईवे के थ्रू आया जाता है। ठीक है भाई, नेशनल हाईवेज। अच्छा, अब जो ये नेशनल हाईवेज है ना, इसमें सबसे जो लंबा है वो NH44 है, जो आपको 4112 मीटर, सॉरी 12 किलोमीटर। ठीक है भाई, 4112 किलोमीटर लंबा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। और ये NH44 कहां से कहां तक है? ये आपको श्रीनगर से शुरू हो जाएगा और कन्याकुमारी तक जाएगा, है ना भाई, कन्याकुमारी तक। भारत में सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A है, और ये कहां से कहां के बीच में है? सिर्फ 6.5 किलोमीटर लंबा है। ये आपको केरल में मिल जाएगा। केरल के कोच्चि से लेकर एक वेलिंगटन द्वीप है, वहां तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, वेलिंगटन द्वीप तक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है औरंगाबाद में स्थित जो बीबी का मकबरा है उसके बारे में निम्नलिखित में से कोई एक चीज गलत है। ओके, बीबी का मकबरा भाई आपको पता है ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। बिल्कुल ताजमहल की कॉपी है ये, इसको दक्कन का ताजमहल बोलते हैं। ठीक है, इसके समान डिजाइनरों के कारण यह ताजमहल की नकल है। बिल्कुल है। ठीक है भाई, यह मुगल राजकुमार आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल, औरंगजेब के बेटे के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। किसके? अगर आप देखोगे औरंगजेब के बेटे के द्वारा इसको बनवाया गया, लेकिन हमारे पेपर में यूं ही आ जाता है कि औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है, अच्छा, यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का है। बिल्कुल है। क्या ये संगमरमर से बना है? पूरी तरीके से नहीं बना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, थोड़ा सा संगमरमर के है ना भाई। जैसे इसके गुंबद में आपको संगमरमर मिल जाएगा, इसके गुंबद में आपको देखने को मिल जाएगा, गुंबद में आपको संगमरमर देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके से नहीं बना है। बोलता है इनमें से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? जरा बताओ,
सबसे ज्यादा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा जो वन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से में? असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा सर? सबसे ज्यादा, बहुत आसान है, याद रखना, 77,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मध्य प्रदेश, 66,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अरुणाचल प्रदेश, 55,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना छत्तीसगढ़। ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? जरा बताओ कितनी थी भाई, है ना। देखो 2011 के हिसाब से जो दादरा नगर हवेली है वो कितना पढ़ा लिखा था? 76%। सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के हिसाब से। और वहां के जो मेल है वो कितने? 85% लिटरेट। और जो वहां की फीमेल है वो 64% लिटरेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64, है ना भाई। तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी किस केंद्र शासित प्रदेश में मिलेंगी? उसी में मिलेंगी। ओके, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचनंद यानी कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? जरा बताओ किसको बोला जाता है पंचनंद? कौन कौन सी वो नदियां हैं पंचनंद? जैसे कि झेलम हो जाएगी, जैसे कि रावी हो जाएगी, जैसे कि चेनाब हो जाएगी, जैसे कि ब्यास हो जाएगी, जैसे कि सतलुज हो जाएगी, है ना भाई। ये है पंचनंद नदियां। पंजाब, उसी का नाम पंचनंद नदियों के नाम पर पड़ा, पंजाब नाम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा पंजाब। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सप्त सिंधु बोलूं तो? ठीक है भाई, तो आपकी नदी कौन सी हो जाएगी सप्त सिंधु में? सप्त सिंधु बोलते ही 5 नदी तो ये है ही, 2 नदी और ले लीजिए, जैसे कि सरस्वती नदी, जैसे कि सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के साथ साथ में सिंधु नदी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 5 वे हो गई, 2 ये हो गई, अब बोलेंगे सप्त सिंधु। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स, है ना भाई, 2025 का खिताब किसने जीता है? विंबलडन के बारे में बात कर रहे हैं हम। विंबलडन कहां खेले जाते हैं? इंग्लैंड के अंदर खेले जाते हैं। तो 2025 का वुमेन सिंगल्स का किसने जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो पोलैंड की रहने वाली है, उन्होंने अमेरिका की खिलाड़ी को हरा दिया। ठीक है भाई, ईगा स्वित्विक ने अमांडा को हरा दिया। अमांडा यूएसए की रहने वाली है, ईगा स्वित्विक पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है भाई, पोलैंड की रहने वाली है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर 20 वर्षों के बाद अक्टूबर 2025 में मड ज्वालामुखी फटा? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, कार निकोबार है, या फिर आप लगाओगे बाराटांग द्वीप है। ये कौन सा हो जाएगा? वहां पर फटा है ये भी, है ना। जरा बताइए, शाबाश। ये है बाराटांग द्वीप इज द राइट आंसर। और ये कैसा है? एक मड ज्वालामुखी है, यानी कि गारा वाला ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये ऐसे बहुत तगड़ा भड़र भड़र नहीं फटा, बस थोड़ा सा टपक ऐसा वाला। ठीक है, इतना ही फटा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। वहीं पर आपको बैरन ज्वालामुखी भी मिल जाएगा, जो पूरा धुआं काट के फटता है। ठीक है, वो एक्टिव वोल्केनो है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। निम्नलिखित में से किस शहर में अगोरा त्योहार मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा हो जाएगा इसमें से? हम कह रहे हैं अगेरा त्योहार के बारे में, जरा बताओ। अगेरा त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है? वहीं मनाया जाता है जहां पर काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है भाई, मुंबई के अंदर मनाया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे भी आप ध्यान रखो, ये जो अगेरा त्योहार है ना, ये फसल कटाई का त्योहार है जो मुंबई में मनाया जाता है। कैसा है? फसल कटाई त्योहार आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, बोलता हो जाएगा। ये बोलता है लगभग 6 महीने तक भगत सिंह ने हिंदी पत्रिका प्रताप के लिए किस उपनाम से लिखा था? जरा बताओ। मतलब वो एक न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, लगभग 6 महीने उन्होंने लिखा एक न्यूज़पेपर के लिए, हिंदी न्यूज़पेपर था। कौन सा? जरा बताओ। अगर हम देखें प्रताप, ठीक है भाई, प्रताप था वो, प्रताप के लिए वो लिखते थे, किस उपनाम से लिखते थे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, बलवंत के नाम से। शाबाश, बहुत अच्छा। इनको फांसी दे दी गई थी, आप लोगों को पता है भाई, 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में। ओके भाई, है ना, लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इनको फांसी दी गई थी वहां पे। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 चलाया है? और ये कब चलाया? जुलाई में शुरू कर दिया था और अगस्त में खत्म किया था 2025 में। और ये कहां पर चलाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी यात्रा के लिए था? अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा अच्छे से हो उसके लिए था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरनाथ यात्रा इज द राइट आंसर।
ऑपरेशन का क्या नाम है, ध्यान रखोगे, ऑपरेशन शिवा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऑपरेशन शिवा। इसमें लगभग 8500 जवान लगाए गए थे। ओके, 8500 जवान लगाए गए थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा लावणी का एक प्रकार नहीं है? कोई एक लावणी नृत्य का प्रकार नहीं है। देखो भाई, लावणी कहां पर होता है? लावणी होता है अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है महाराष्ट्र में। अब देखो, निर्गुणी लावणी है, या फिर आप लगाओगे बैठ कीची लावणी है, श्रृंगारी लावणी है, या फिर आप लगाओगे खुला लावणी है। कोई एक नहीं है इसमें से। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो अगर हम देखें खुला लावणी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा आंसर है। खुला लावणी लावणी नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नेवल एक्सरसाइज है कोंकण 2025 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई? 2004 में शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज। ठीक है भाई, और ये 2004 में हुई, और ये नेवी की एक्सरसाइज है, और ये किस किस के बीच होती है? भारत और यूके के बीच होती है, भारत और यूके के। और अभी हिंद महासागर में शुरू हुई है, हिंद महासागर में शुरू हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, खींच गए, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जरा बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम? आशीष नेथानी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का, या फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का, या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय, या फिर बिहार उच्च न्यायालय है? वो कौन सा हो जाएगा सर? ये यूके हाई कोर्ट के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यूके हाई कोर्ट कहां पर है? नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, नैनीताल में। कब बना था ये? साल 2000 में बना, जब उत्तराखंड का गठन हुआ तभी वहां का हाई कोर्ट भी बना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में भोजन की मुख्य फसल है। ठीक है भाई, यानी कि हमारे उत्तर में और उत्तर पश्चिम में कौन सी ज्यादा फसल खाई जाती है? जैसे मैं बोलने लगूं भाई, पूर्वी भाग में चावल ज्यादा चलता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में भी चावल ज्यादा चलता है। लेकिन हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम में क्या ज्यादा चलता है? वहां आपको देखने को मिलेगा गेहूं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, है ना भाई, पंजाब हो गया, और साथ में अगर आप देखोगे राजस्थान, वहां गेहूं ज्यादा है। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का परसेंटेज आपको कितना लगता है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? 1.33 है, 3 पॉइंट इसमें से 63 लगेगा, या फिर आप लगेगा 2.97, 2.21? देखो, 2011 के हिसाब से हम देख रहे हैं हमारे देश में विकलांग, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमारे देश में टोटल जो जनसंख्या है 121.09 करोड़ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विकलांग जनसंख्या परसेंटेज जरा बताओ, है ना भाई, वो कितना हो जाएगा? 2.21% इज द राइट आंसर। हमारे यहां पर विकलांग है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है शब्द स्क्वायर लेग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्वायर लेग का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11-11 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9-9 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6-6 होते हैं। क्रिकेट में 11-11 होते हैं। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? ये 1903, 1902, 1901 या फिर 1900? किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नेरोजी ने, है ना? ये दादा भाई नेरोजी ने लिखी है। किसने लिखी है? दादा भाई नेरोजी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले है 1901 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। कौन सा? 1901 में आई है। धन की निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नेरोजी ने। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1886 में की, 1893 में की, 1906 में की, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मालगुडी डेज ये किसके द्वारा लिखा गया है? जरा बताओ, किसके द्वारा लिखा गया? क्या ये शशि थरूर, विक्रम सेठ, या फिर अमीश त्रिपाठी, या फिर आर के नारायण? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इन्होंने ही लिखी है। द इंग्लिश टीचर भी इन्होंने ही लिखी है। गाइड भी इन्हीं का उपन्यास है। साल 2000 में पद्म विभूषण भी इन्हीं को मिला है। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है चाड लाहो एक नृत्य उत्सव है जो मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कौन सा है? चाड लाहो। ये क्या है? एक नृत्य उत्सव है, नृत्य उत्सव। अब जरा बताओ, इसमें से कौन सा लगाओगे? नृत्य उत्सव। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैंतिया इज द राइट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा? जैंतिया इज द राइट आंसर। गारो, खासी, जैंतिया, वहां पर ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वन्यजीव सप्ताह 2025 कब मनाया गया? जरा बताओ। ये वन्यजीव सप्ताह के बारे में देख रहे हैं।
5 से 15 अक्टूबर है, 4 से 10 अक्टूबर है, 3 से 9 अक्टूबर है, या फिर आप लगाओगे 2 से 8 अक्टूबर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 से 8 अक्टूबर इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। आजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? जरा बताओ कौन सा शिलालेख है। देखो, अशोक के 33 टोटल शिलालेख थे, उसमें से 14 थे प्रमुख। ओके भाई, और ध्यान रखोगे 33 में से 7 थे स्तंभ वाले। ज्यादातर में अगर आप देखोगे प्राकृत भाषा यूज हुई थी। कौन सी? प्राकृत भाषा यूज हुई थी, और प्राकृत भाषा के साथ साथ ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था ज्यादातर में। लेकिन जो कलिंग युद्ध है वो आपको किस में देखने को मिल जाएगा? 13वें शिलालेख में उसका वर्णन है। कलिंग यानी कि उड़ीसा की तरफ क्षेत्र, वहां पर इसने युद्ध लड़ा था 261 बीसी में। ठीक है भाई, और वहां लाखों लोगों का खून बहाया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का फैसला किया? ठीक है भाई, कितने वर्ष होने के, ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता दोगे। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा आपको इस वाली क्लास में कल। टाइम से जुड़ेंगे यहां पर। ओके भाई, हम लगभग 100 के आसपास तक डेली इसमें क्वेश्चन अपने कवर करते हैं जीएस के। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम